हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुपोषण एवं इससे संबंधित कुछ रोग है उस बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने पाचन की क्रियाविधि के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। पाचन किस प्रकार से होता है उसकी पूरी क्रियाविधि हमने पढ़ी थी। अब इस वीडियो हम देखेंगे कि कुपोषण किसे कहते हैं और कुपोषण होता है उससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुपोषण का मतलब क्या है, पहले ही हमें ध्यान रखना है। कुपोषण किसे कहेंगे या इसका मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का पोषण, इस प्रकार का अपूर्ण पोषण या इस प्रकार का पोषण जिसमें शरीर के आवश्यक पोषक तत्व उनकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कुपोषण से तात्पर्य, कुपोषण से तात्पर्य इस प्रकार के अपूर्ण पोषण या अपर्याप्त पोषण, अपूर्ण पोषण से है। इस प्रकार के अपर्याप्त या अपूर्ण पोषण से है जिनसे शरीर को आवश्यक पोषकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती है, आवश्यक पोषकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार का पोषण होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, कुपोषण कहा जाता है। तो कुपोषण से तात्पर्य अपर्याप्त या अपूर्ण पोषण से जिनसे शरीर को आवश्यक पोषकों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे, कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण होता है ये 4 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार का हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिए, पहला आपको ध्यान रखना है वो होता है अल्प पोषण। कौन सा ध्यान रखना है, अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब क्या हुआ, शरीर को आवश्यक पोषक होते हैं उन पोषण की उपलब्धता के अनुरूप न होकर के उससे कम पोषण उपलब्ध होता है, यानी अपर्याप्त पोषण लंबे समय तक मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहते हैं। तो अपर्याप्त भोजन की उपलब्धता, जब आप ध्यान दीजिए लंबे समय तक अपर्याप्त भोजन की उपलब्धता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प पोषण कहा जाता है। लंबे समय तक हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है तो विभिन्न पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है और इस प्रकार की कंडीशन को कुपोषण कहेंगे, तो ये अल्प पोषण हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा आप ध्यान देंगे अति पोषण। अति पोषण का मतलब क्या ध्यान रखना है कि जब आवश्यकता से अधिक लंबे समय तक भोजन किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अति पोषण कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक लंबे समय तक पोषण, आवश्यकता से अधिक आप ध्यान दीजिए लंबे समय तक पोषण प्राप्त हो जाए, पोषण मिले, तो इस प्रकार की कंडीशन होगी उसे हम अति पोषण कहेंगे। और अति पोषण के कारण से आप ध्यान देंगे मोटापा हो जाता है। यदि हमें आवश्यक भोजन से 20% भोजन हम लगातार रूप से ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार की परिस्थिति में किसका शिकार हो जाएंगे, हम मोटापा का शिकार हो जाते हैं। तो ये अति पोषण के कारण से होता है। तीसरी कंडीशन आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है असंतुलित पोषण। कौन सा ध्यान रखना है आपको, असंतुलित पोषण मिल रहा है परंतु उसमें कुछ पोषक तत्वों का अनुपात क्या अधिक और कुछ पोषक तत्वों का अनुपात क्या होता है, कुछ पोषक तत्व होते हैं उस पोषक तत्वों का अनुपात, तो पोषक तत्वों का अनुपात होगा वह क्या होगा, अधिक होगा, और कुछ पोषक तत्वों का अनुपात क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति हो जिसमें कुछ पोषक तत्वों का अनुपात अधिक एवं कुछ पोषक तत्वों का अनुपात कम होता है, तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित पोषण, या इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन का उपयोग करने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, कुपोषण से ग्रसित हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है विशिष्ट न्यूनता। कौन सा ध्यान रखना आपको, विशिष्ट न्यूनता, यानी किसी विशेष पोषक तत्व की भोजन में कमी होती है जिसके कारण से उस पोषक तत्व की मानव शरीर में कमी हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट न्यूनता कहा जाता है। यानी किसी विशेष तत्व की
किसी विशेष तत्व की मानव शरीर में क्या हो जाती है, विशेष तत्व की भोजन में कमी होने के कारण से मानव शरीर में विशेष तत्व की भोजन में कमी होती है, विशेष तत्व की भोजन में कमी होती है, और विशेष तत्व की भोजन में कमी होने से उस तत्व की शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसे हम विशिष्ट न्यूनता कहेंगे। तो इस प्रकार से कुपोषण होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 4 प्रकार का हो सकता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, आप ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार की न्यूनता होती है, उस न्यूनता संबंधित रोग होते हैं उनको 5 प्रकारों में बांटा है। तो आप ध्यान दीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुपोषण जनित निम्न 5 रोगों का वर्णन किया है, कुपोषण जनित निम्न 5 रोगों का वर्णन किया है, निम्न 5 रोगों का वर्णन किया है, ये हमें ध्यान रखना है, वर्गीकृत किया है। तो ये 5 रोग कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 रोग बताए हैं, उसमें पहला रोग आपको ध्यान रखना है जो कि कुपोषण से जनित होता है। तो पहला रोग आपको ध्यान रखना है जो प्रोटीन की कमी से होता है, जिसे हम क्वाशिओरकोर कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वाशिओरकोर कहते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है तो उससे क्वाशिओरकोर रोग हो जाता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, मैरास्मस रोग। कौन सा ध्यान रखना है, मैरास्मस रोग, या जैसे हम सूखा रोग भी कहा जाता है। तो मैरास्मस रोग होता है, यह प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है, प्रोटीन एवं किसकी कमी से, कैलोरी की कमी से होता है। तो प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है, कैलोरी की कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, मैरास्मस रोग कहा जाता है। तो सेकंड मैरास्मस रोग हमें ध्यान रखना है। थर्ड रोग आपको ध्यान रखना है जिसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहा जाता है। क्या कहेंगे, रतौंधी, या जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कलर ब्लाइंडनेस। तो इस प्रकार से रतौंधी या जिराफ्थेलिया, जिराफ्थेलिया और रतौंधी या जिराफ्थेलिया रोग है, ये आप ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से रतौंधी या जिराफ्थेलिया रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस प्रकार से रतौंधी या जिसे हम क्या कहेंगे, जिराफ्थेलिया, यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप ध्यान दीजिए, जिराफ्थेलिया या रतौंधी रोग होता है। तीसरा, चौथा रोग आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है रक्ताल्पता या एनीमिया, रक्ताल्पता या जिसे हम क्या कहेंगे, एनीमिया। और रक्ताल्पता या एनीमिया होता है वह किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से, आयरन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्ताल्पता या एनीमिया कहा जाता है। तो ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है। पांचवा आप ध्यान दीजिए, तो रतौंधी हो गई, रक्ताल्पता, मैरास्मस, और उसके बाद में पांचवा हमें ध्यान रखना है जो कि रोग होता है वह विटामिन के साथ साथ आप ध्यान देंगे तो आयोडीन की कमी से होता है गलगंड रोग, जिसको इसमें बांटा गया। तो इस प्रकार से गलगंड रोग जो कि किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड रोग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 5 प्रकार के रोग है जो कि WHO ने जो पोषक तत्व होते हैं, कुपोषण होता है उसके कारण से होने वाले रोगों के रूप में बांटा है। तो कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं उस रोगों के बारे में आप ध्यान दीजिए। तो 5 रोग आपको ध्यान रखना है। पहला रोग आपको ध्यान रखना है क्वाशिओरकोर, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा रोग आपको ध्यान रखना है मैरास्मस रोग, जो प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। तीसरा आप ध्यान दीजिए रतौंधी या जिराफ्थेलिया, यह विटामिन ए की कमी से होता है और नेत्रों में ये रोग होता है। उसके बाद रक्ताल्पता आयरन की लोह तत्वों की कमी के कारण से होता है। और पांचवा आपको ध्यान रखना है गलगंड रोग, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। तो ये 5 प्रकार के रोग है वो आपको ध्यान रखना है। किसने बांटे थे, तो WHO ने बांटे हैं। ये 5 प्रकार के रोगों के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, प्रोटीन आहार अपूर्णता जनित कौन कौन से रोग होते हैं। कुछ रोगों के बारे में और देखेंगे जो कि मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। 2 रोग हम देखेंगे, एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, क्वाशिओरकोर, और दूसरा आपको ध्यान रखना है वो हम देखा था मैरास्मस रोग। ये दोनों प्रोटीन आहार की अपूर्णता के कारण से होता है। तो देखिए, प्रोटीन आहारीय अपूर्णता संबंधी रोग, प्रोटीन आहारीय अपूर्णता संबंधी रोग, तो ये हमें ध्यान रखना है।
प्रोटीन आहार अपूर्णता संबंधी रोग हमें ध्यान रखने हैं, या जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन एनर्जी मल्टी न्यूट्रिशन डिजीज, यह आपको ध्यान रखना, शॉर्ट में से PEM भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की डिजीज होती है, उस डिजीज के बारे में ध्यान रखना है। इस प्रकार के रोग जो कि प्रोटीन एवं उसके साथ में कुछ अन्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि की कमी से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन आहारीय अपूर्णता संबंधी रोग कहा जाता है। प्रोटीन आहारीय अपूर्णता संबंधी रोग होते हैं, इन रोगों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक आपको ध्यान रखना है, पहला रोग कौन सा, क्वासिओरकोर, कौन सा रोग ध्यान रखना है आपको, क्वासिओरकोर ध्यान रखना है। और दूसरा रोग हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, मेरास्मस रोग ध्यान रखना है, या जिससे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के रोग हमें ध्यान रखने हैं। अब दोनों प्रकार के रोगों में ध्यान रखें, यह रोग होता है जो क्वासिओरकोर रोग होता है, यह जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप ध्यान दीजिए, यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग आपको ध्यान रखना है, यह रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना, प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। प्रोटीन एवं भोजन में कैलोरीज की मात्रा क्या होती है, कम होती है, कैलोरी की कमी से, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि की कमी होती है। तो कैलोरी की कमी से होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना, मेरास्मस रोग कहा जाता है। यह रोग होता है वह यह 1 से 3 वर्ष के बालकों में प्रभावी होता है। 1 से 3 वर्ष के बालकों में प्रभावी होता है। 1 से 3 वर्ष के बालकों में ये क्या होता है, प्रभावी होता है, अधिक होता है। यह रोग अधिक किस्म होता है, 1 से 3 वर्ष के बालकों में होता है। और यह रोग आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना, यह रोग होता है वह 1 वर्ष से कम बालकों में प्रभावी होता है। 1 वर्ष से कम आयु के बालकों में क्या होता है, कम आयु के बालकों में प्रभावी होता है, शिशुओं में प्रभावी होता है। तो 1 वर्ष से कम आयु के बालकों में प्रभावी होता है यह रोग, हमें ध्यान रखना है। तो यह रोग किन में प्रभावी होगा, 1 वर्ष से कम आयु के बालकों में होता है। इस रोग के क्या क्या लक्षण है ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार का रोग है, उसमें वजन क्या हो जाता है, वजन कम होना, वजन का क्या होना, कम होना। और ध्यान दीजिए, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मस्तिष्क का विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, बोनापन आ जाता है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। और क्या हो जाएगा, इस प्रकार के व्यक्तियों में बोनापन आ जाता है, बोने हो जाते हैं व्यक्ति, बोनापन आ जाता है। और आप ध्यान दीजिए, तो इसमें आप ध्यान दें तो ओडिमा आ जाती है, यानी शरीर पर क्या आ जाती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, शरीर पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, ओडिमा दिखाई देती है, तो शरीर पर सूजन होती है। और क्वासिओरकोर रोग में पेट बाहर की ओर निकल जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो त्वचा है वो त्वचा कैसी हो जाती है, खुरदरी एवं काली हो जाती है, त्वचा होती है वो खुरदरी एवं कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। साथ में आप ध्यान दीजिए तो आंखें बाहर की ओर दिखाई देने लगती हैं। और इसमें देखिए तो क्वासिओरकोर रोग होता है, इस क्वासिओरकोर रोग होता है उस रोग के कारण से बाल है वो कैसे हो जाते हैं, या तो लाल या सफ़ेद हो जाते हैं। तो बाल लाल या सफ़ेद हो जाते हैं, वो किस रोग के लक्षण है, क्वासिओरकोर रोग के लक्षण हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए तो वजन कम होना, ये भी तो लक्षण सेम होगा, वजन का कम होना यहाँ भी होगा। और आप ध्यान दीजिए तो आपको देखना शरीर का विकास यहाँ भी क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। अस्थियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, यहाँ अस्थियाँ कैसी दिखाई देगी, तो कमज़ोर होती हैं। अस्थियाँ एवं पेशियाँ कैसी होगी, कमज़ोर, अस्थियाँ एवं पेशियाँ कैसी होगी, यहाँ पर कमज़ोर होती हैं। पर यहाँ आप ध्यान दीजिए एशियाँ और पेशियाँ कैसी हो जाती है, कमज़ोर होती हैं। और आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर सूजन नहीं होती हैं, यहाँ पर सूजन नहीं होती हैं, यानी इसमें अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएगी, वजन कम हो जाता है, तथा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का मानसिक विकास भी कम होता है। साथ में पेशियाँ होती हैं वो बहुत अधिक पतली, और अस्थियाँ होती है बहुत अधिक पतली होती है, कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, मेरास्मस रोग कहा जाता है। इन दोनों रोगों का इलाज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों रोगों का इलाज है वो प्रोटीन युक्त पोषण उपयोग में लेना चाहिए। तो प्रोटीन युक्त पर्याप्त पोषण उपयोग में लेंगे, जिसके फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है ये रोग हो जाता है। मेरास्मस रोग में आप देखेंगे तो यहाँ पर बालों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु यहाँ आप ध्यान दीजिए बाल होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं।
यहाँ आप देखेंगे तो अस्थियाँ और पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या सूजन नहीं होती है, जबकि जो क्वासियोरकोर रोग होता है उसमें क्या होती है, ओडिमा दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, प्रोटीन आहार की अपूर्णता के कारण से मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये दो मुख्य रोग आपको ध्यान रखना है, क्वासियोरकोर और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, मैरास्मस रोग हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विटामिन। विटामिन है यह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अत्यधिक कम मात्रा में भोजन में उपस्थित होना अति आवश्यक होता है। तो इन विटामिन्स का अत्यधिक कम मात्रा में भोजन में उपस्थित होना आवश्यक है। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विटामिन कहा जाता है। विटामिन होते हैं उनके बारे में आप ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन है इसकी खोज की थी वह ल्यूनिन ने की थी, एक वैज्ञानिक थे ल्यूनिन, इनके द्वारा आपको ध्यान रखना है विटामिन की खोज की गई। तो विटामिन की खोज है वो किसके द्वारा की गई, ल्यूनिन के द्वारा की गई थी। जबकि आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जो विटामिन नाम है, इससे पहले इसको विटामिन को विटामाइन के नाम से जाना जाता था। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी यह जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं यह नियामक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और इन नियामक पदार्थों को विटामाइन नाम दिया था वो फंक ने दिया था। किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है जो फंक नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको क्या नाम दिया, विटामाइन नाम दिया था। और विटामाइन है उसके अंदर दो शब्द है विटा और एमीन, और उसके अंदर कौन सा ग्रुप उपस्थित होता है, एमीन ग्रुप उपस्थित होता है। परंतु सभी विटामिन के अंदर एमीन ग्रुप उपस्थित नहीं होता है, इसके कारण से बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, विटामिन कर दिया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, विटामिन के बारे में। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका अत्यधिक न्यून मात्रा में भोजन में उपस्थित होना अति आवश्यक है। विटामिन की खोज है वो आपको ध्यान रखना ल्यूनिन द्वारा की गई थी तथा फंक ने इन्हें विटामिन नाम दिया जिन्हें बाद में विटामिन कहा गया, क्योंकि सभी विटामिन के अंदर एमीन उपस्थित नहीं होता है, इस कारण से विटामिन से नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो विटामिन कर दिया गया। ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए विटामिन सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया या विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया, तो विटामिन सिद्धांत है वह हॉपकिंस द्वारा दिया गया। विटामिन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, हॉपकिंस द्वारा दिया गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से विटामिन सिद्धांत है हॉपकिंस द्वारा दिया गया। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि विटामिन्स का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए विटामिन्स का वर्गीकरण है वो आपको ध्यान रखना दो भागों में बांटा गया है, एक वसा में विलय या वसा में घुलनशील विटामिन्स और दूसरे जल में घुलनशील विटामिन। तो आप ध्यान दीजिए कि दो विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी एवं विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलयशील होते हैं। तो विटामिन सी एवं विटामिन बी ये दो इस प्रकार के विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के, याद रखना ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन इस प्रकार के जो कि किस में विलयशील होते हैं, वसा के अंदर विलयशील होते हैं। तो इस प्रकार से ए, डी, ई और के ये चार इस प्रकार के विटामिन हैं जो कि किसके अंदर विलय होते हैं, वसा के अंदर विलय होते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 होते हैं। इन विटामिन B12 होते हैं, इनका यकृत में अवशोषण होता है, यकृत में इनका संग्रह होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से विटामिन ए, डी, ई और के तथा विटामिन B12 होते हैं, इनका यकृत में भी क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है संग्रह होता है, संचय होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 और विटामिन डी जैसे पदार्थ होते हैं जो कि आंत्र में संश्लेषित होते हैं। तो ये भी कुछ बातें हमको एक्स्ट्रा से ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में देखिए वसा में विलय विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे वसा में विलय विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ए होता है, और विटामिन ए होगा उसका रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, और उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप ध्यान दीजिए इसका रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। अब ध्यान दीजिए विटामिन ए होता है वो मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं विटामिन ए के, तो मुख्य स्रोत होता है उसमें गाजर में जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, और बीटा कैरोटीन होगा उसके विघटन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो आपको रेटिनॉल का निर्माण होता है, विटामिन ए का निर्माण होता है। तो गाजर में होता है, पालक में,
हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। पपीता में, आम में, टमाटर में, मछली के यकृत का तेल होता है उसके अंदर भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। अंडे और मांस होता है उनके अंदर भी विटामिन ए होता है, वह पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, और ये गाजर, पालक, हरे पत्तेदार सब्जियां, पपीता, आम, टमाटर, मछली का तेल और अंडे और मांस में उपस्थित होता है। अब इसका कार्य क्या है? तो इस प्रकार से इनका कार्य वो दृष्टि वर्णक का निर्माण होता है। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे नेत्र होते हैं, उन नेत्रों का जो आप ध्यान दीजिए, नेत्र की हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नेत्र की आंतरिक जो संरचना होती है उसमें जो रेटिना भाग होता है, उस रेटिना भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। नेत्रों के रेटिना में जो संवेदी अंग होता है, संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती है, दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एक उपस्थित होती है शलाका और दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं। एक कौन सी कोशिका उपस्थित? शलाका, और दूसरी होती है शंकु कोशिका। शलाका कोशिका होती है उसके अंदर रोडोप्सिन वर्णक उपस्थित होता है। शलाका कोशिका के अंदर कौन सा वर्णक उपस्थित होगा? रोडोप्सिन वर्णक उपस्थित होता है, और शंकु में आयोडोप्सिन वर्णक उपस्थित होता है। इनमें से उपस्थित जो शलाका कोशिकाओं में उपस्थित रोडोप्सिन वर्णक होता है, यह रोडोप्सिन वर्णक होगा, उसका निर्माण होता है वह किससे होता है? तो आपको देखना है विटामिन ए से होता है। विटामिन ए होता है वो रोडोप्सिन वर्णक का पूर्व पदार्थ होता है। विटामिन ए से फलस्वरूप ही किसका निर्माण होता है? रोडोप्सिन का निर्माण होता है। और रोडोप्सिन होता है यह प्रकाश एवं अंधकार में भेद करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से अंधकार एवं प्रकाश यानी लाइट एवं ब्लैक, यानी आपको ध्यान रखना है जो रात्रि में और दिन में जो प्रकाश होता है उससे अंधेरे को और प्रकाश को भेद करने में सक्षम होता है वो कौन सा? तो रोडोप्सिन वर्णक होता है। और रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? विटामिन ए के द्वारा होता है। तो विटामिन ए होगा वह किसके निर्माण में सहायक होता है? तो आप ध्यान दीजिए, रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। और विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा, और रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होने के कारण से वे व्यक्ति दिन एवं रात्रि के समय वह आपको देखना भेद नहीं कर पाता प्रकाश का, और इस प्रकार से रात्रि के समय उसको दिखाई नहीं देता है, और उस रोग को हम क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से रोग होगा उसे हम क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग कहा जाता है। यह विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, जीरोप्थेल्मिया। तो इस प्रकार से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, वह जीरोप्थेल्मिया रोग किसके कारण से होता है? यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। और इस प्रकार के रोग के अंदर नेत्र होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, यानी अश्रु ग्रंथियां, लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं जो कि अश्रु का स्रावण करती हैं। इस लैक्राइमल ग्रंथियों के स्राव में कमी हो जाती है। नेत्रों के अंदर जो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं उन ग्रंथियों का स्राव होता है, उस स्राव में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिसके कारण से नेत्र होते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, और शुष्क नेत्र होगा। इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। और जीरोप्थेल्मिया रोग है, यह रोग किसके कारण से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार के विटामिन ए की कमी से केरोटोमेलेशिया रोग भी हो जाता है। तो केरोटोमेलेशिया रोग भी होता है, वो केरोटोमेलेशिया रोग भी किसके कारण से हो सकता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इस प्रकार के रोग में आप देखेंगे तो जो हमारा कॉर्निया है, उस कॉर्निया भाग होता है जिसके माध्यम से जो प्रकाश है वो आँख के अंदर प्रवेश करता है, उस कॉर्निया भाग होता है वो शुष्क हो जाता है। तो कॉर्निया होगा वो क्षतिग्रस्त या शुष्क हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केरोटोमेलेशिया रोग कहा जाता है। ये तीनों रोग होता है विटामिन ए की कमी से होते हैं। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और केरोटोमेलेशिया रोग होता है, ये तीनों रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो पहला विटामिन हमने देखा है कौन सा? विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और ये रोडोप्सिन वर्णक के निर्माण में सहायक होता है। और रोडोप्सिन वर्णक होगा जिसके कारण से ही हमें प्रकाश और अंधकार में भेद हो पाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहला विटामिन ए। अब उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे विटामिन डी के बारे में। सेकंड कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ये हमें ध्यान रखना है। और विटामिन डी होगा वो मछली के तेल से हमें प्राप्त होता है, मक्खन से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, अंडे से प्राप्त होता है, तथा हमारी त्वचा होती है उस त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। हमारी त्वचा में उपस्थित जो स्थित होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश होता है वो किस
किसमें बदल देता है, विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। वो कौन कर देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश होता है वो विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। वो आपको ध्यान रखना है कौन कर देता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है, यह जो प्रकाश होता है ये परिवर्तित कर देता है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है विटामिन डी होता है, यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट के अवशोषण एवं निक्षेपण में कौन सहायक होता है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन डी सहायक होता है। जिसके फलस्वरूप बोन निर्माण, अस्थियों के निर्माण या दांतों के निर्माण होता है, उनमें भी कौन सहायक होता है, तो विटामिन डी होता है, यह सहायक होता है। तो कैल्शियम के अवशोषण एवं अस्थियों के निर्माण में विटामिन डी उपयोगी होता है। अब विटामिन डी होगा, उसकी कमी से ये रिकेट्स रोग बच्चों में हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाता है। हड्डियाँ बहुत जो पतली होती है ये रोग होगा, उसे हम रिकेट्स रोग कहेंगे। और वयस्क में आप ध्यान दीजिए तो आपको देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ये दोनों रोग कैल्शियम की कमी से होंगे। तो इस प्रकार से ऑस्टियोमलेशिया रोग और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, ये रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। जबकि आप ध्यान दें वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है या ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है सेकंड प्रकार का विटामिन डी। अब उसके बाद में विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं के अंकुर, तेल या ऑयल सीड, विभिन्न जैसे कॉटन ऑयल है या आपको ध्यान रखना है सनफ्लावर ऑयल है, इस प्रकार के ऑयल सीड जो होते हैं यानी जो बीजों से प्राप्त होने वाला तेल होता है, उस तेल के अंदर भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। मछली के क्रोड तेल में, यकृत के तेल में भी विटामिन ई उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन है, दूध है, मांस इत्यादि होते हैं, उनमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। विटामिन ई होता है वह असंतृप्त वसा के ऑक्सीकरण को रोकने का कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या ध्यान रखना है, असंतृप्त वसा होगी उसको ऑक्सीडेशन से रोकने का कार्य करता है। यानी यह भी किस रूप में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है वो कौन सा विटामिन करता है, विटामिन ई करता है। साथ में आप देखेंगे विटामिन सी होता है, यह भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो विटामिन ई और विटामिन सी होंगे, ये किस रूप में काम करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए इस जो विटामिन ई है इसकी कमी से बांझपन हो जाता है एवं अंगघात हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से जो है मादाओं में जो भ्रूण निर्माण होगा उस भ्रूण निर्माण के समय भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से और पुरुषों में इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है। तो इन दोनों प्रकार से आप ध्यान दीजिए तो आपको मनुष्य में इनके कारण से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, बांझपन रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये विटामिन ई की कमी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन या इसे फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। यह हरे पत्तेदार सब्जियां से प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो आंत्र में जीवाणु होते हैं, उन बड़ी आंत्र में जीवाणुओं के द्वारा भी विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। यह विटामिन के है, यह प्रोथॉम्बिन के निर्माण एवं रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है, सहयोगी होता है। तो इस प्रकार से प्रोथॉम्बिन के निर्माण एवं रुधिर के थक्का बनने में विटामिन के होता है, ये उपयोगी होता है। और विटामिन के की कमी से रुधिर स्त्राव होता रहेगा लगातार और तथा इसके कमी से थक्का नहीं बन पाता है। रुधिर का थक्का नहीं बनने से कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यह घाव लगने पर रुधिर होगा, उसका थक्का नहीं बनता है। तो ये कौन से विटामिन की कमी को दर्शाता है, विटामिन के की कमी को दर्शाता है। तो विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ये थे 4 प्रकार के विटामिन जो कि किसमें विलय होते हैं, वसा के अंदर विलय होते हैं। इन चारों विटामिनों का संग्रह होता है वो यकृत के अंदर होता है। अब उसके बाद में देखिए दूसरे प्रकार के विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। इस प्रकार के विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और इनकी मात्रा यूरिन में भी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से जल में घुलनशील होते हैं और इन विटामिन की अधिक मात्रा में मनुष्य को आवश्यकता होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी होते हैं, ये 2 विटामिन इस प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। उसमें से ध्यान दीजिए विटामिन B1, और विटामिन B1 होता है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन।
विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन। ये यीस्ट, यकृत या दूध या साबुत अन्न होता है उससे हमें प्राप्त होता है। और इस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इस बेरी-बेरी रोग में जो पैर होते हैं उन पैरों में ओडिमा आ जाती है, सूजन आ जाती हैं, हृदय का आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति होती है, उससे हम क्या कहते हैं? बेरी-बेरी रोग कहा जाता है। तो ये बेरी-बेरी रोग होगा वो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, और यह विटामिन B2 होता है ये हमें दूध, यकृत, मांस और हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से सिलोसिस रोग हो जाता है, त्वचा का फटना या होठों का फटना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। वह किस विटामिन की कमी से है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी से त्वचा का फटना या होठों का फटना या सिलोसिस रोग हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला हम देखेंगे B3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। तो B3 को हम क्या कहेंगे? पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और B3 होता है जो अधिकांश खाद्य जो अन्न होता है उससे हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यीस्ट से हमें प्राप्त होता है, वो B3 विटामिन प्राप्त होता है। और B3 विटामिन होगा, इसकी कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से हो जाता है। फिर उसके बाद में विटामिन B5 जिसे निकोटिनिक अम्ल या नियासिन भी कहा जाता है। विटामिन B5 को हम किस नाम से जाना जाता है? तो आपको देखते हैं निकोटिनिक अम्ल या इसे हम क्या कहते हैं? नियासिन भी कहा जाता है। और इस विटामिन B5 होता है ये दुग्ध से, साबुत अन्न से या सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। और विटामिन B5 होता है इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहेंगे, ये दूध, यकृत, यीस्ट इत्यादि से प्राप्त होता है। और इस विटामिन B6 की कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रुधिर की कमी हो जाती है। तो ये विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से हो जाता है। फिर उसके बाद में विटामिन B7 जिसे विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन S के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बायोटीन कहते हैं। और इस बायोटीन या विटामिन H या विटामिन B7 होता है उसकी प्राप्ति हमें दुग्ध, यकृत, यीस्ट और पीतक, योक इत्यादि से प्राप्त होती है। और इसकी कमी से आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना है स्क्लेप्टिकल नेत्र हो जाते हैं। और आप ध्यान दीजिए इसकी कमी से आप ध्यान देंगे तो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, ये बायोटीन की कमी से होता है। फिर उसके बाद में आपको देखना है विटामिन B9 जिसे हम फोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां या हरी पत्तियों से हमें प्राप्त होता है और यीस्ट से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाता है या मेगाब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है, वह किसकी कमी से होता है? फोलिक अम्ल या विटामिन B9 की कमी से होता है। यह RBC के परिपक्व में उपयोगी होता है। फिर विटामिन B12 ये भी RBC के परिपक्व एवं निर्माण में उपयोगी होता है। विटामिन B12 होता है वो दूध से, यकृत से, हरे पत्तेदार सब्जियों से, और इसके अतिरिक्त हमारी आंत्र में जीवाणुओं के द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। तो पर्नीशियस एनीमिया होगा वह विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। जिसका रासायनिक नाम क्या ध्यान रखना आपको? साइनोकोबालमीन है। यह RBC के परिपक्वन में उपयोगी होता है। फिर उसके बाद में लास्ट विटामिन हमें ध्यान रखना है विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इनके स्रोत होते हैं खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, टमाटर है या संतरा है, या इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए आंवला है, इनसे हमें विटामिन C प्राप्त होता है। विटामिन C होगा वह कोलेजन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और यह भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसकी न्यूनता से स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों के मसूड़ों में खून आना, इस प्रकार का रोग होता है। मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उस रोग को हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहा जाता है। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है। तो ये थे विटामिन के बारे में, हमको डिटेल से ध्यान रखना है।